एबीपी न्यूज पर रिपोर्टर उमेश कुमावत की सरहद पार से बड़ी तहकीकात। बांग्लादेश में हाल ही में हुए आतंकवादी हमले के बाद एबीपी न्यूज ने की बांग्लादेश के हालात की पड़ताल की बड़ी बात यह निकली कि बांग्लादेश में हिंदुओं को कट्टरपंथी संगठन निशाना बना रहे हैं। हिंदू डर डर कर जी रहे हैं। आतंकवादी हमले ने कपड़ा कारोबार पर भी असर डाला है। सैलानियों की संख्या कम हो गई है। और क्या क्या निकला है इस तहकीकात में, आइए देखते हैं उमेश कुमावत की इस स्पेशल रिपोर्ट में। दुनिया भर में घनी आबादी के लिए मशहूर शहर है बांग्लादेश की राजधानी ढाका। हाल ही में बूढ़ी गंगा नदी के किनारे बसे हुए इस शहर में आतंकी हमला हुआ है और इस आतंकी हमले से बांग्लादेश हिल गया है। क्या हो रहा है बांग्लादेश में? क्या आईएस अपने पैर पसार रहा है और क्या बदल रहा है बांग्लादेश में इस हमले के बाद? इसका जायजा लेंगे, इसकी पड़ताल करेंगे सीधे बांग्लादेश से। तस्वीरें हैं बांग्लादेश की राजधानी में हुए आतंकवादी हमले की। ढाका के सबसे पॉश माने जाने वाले गुलशन इलाके में भोले आर्टिसन बेकरी में यह हमला हुआ था। छह आतंकियों ने घुसकर 20 से ज्यादा लोगों को मार डाला। 1 जुलाई को रमजान के महीने में मरने वालों में 9 इटली के नागरिक, 7 जापान के, 2 बांग्लादेश के, 2 अमेरिका के और 1 भारतीय नागरिक शामिल थी। जो कुरान बोल सके उन्हें और बांग्लादेशियों को छोड़ दिया गया और विदेशियों को मार दिया गया। आईएसआईएस ने इस हमले की जिम्मेदारी ले ली। साथ ही इन आतंकियों की आईएसआईएस के आतंकियों जैसे कपड़े पहने तस्वीरें वायरल हो गई। लेकिन बांग्लादेश की सरकार ने इसे नहीं माना। कहा कि आतंकी स्थानीय कट्टरपंथी संगठनों के थे। सच क्या है? आखिर क्या हो रहा है बांग्लादेश में? क्या आईएसआईएस यहाँ पैर पसार रहा है? इन आतंकियों में से 3 तो ढाका के ही अच्छे घरों के अमीर लड़के थे। दोस्तों के साथ मस्ती मजाक करने वाला यह नौजवान कोई और नहीं, ढाका के इसी आतंकी हमले को अगुवाई करने वाला निकोलस इस्लाम है। अच्छे कॉन्वेंट से पढ़ा और मलेशिया की मोहनाश यूनिवर्सिटी का छात्र रहा। इसका साथी रोहन इम्तियाज सत्ताधारी पार्टी के नेता का बेटा था और तीसरा मीर सालेह मुबासिर भी स्कूलोस्टिका कॉन्वेंट का छात्र था। ये सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़े अमीर लड़के थे। इससे पहले जो हम लोग सोचते थे कि ये जो होता है टेररिज्म, वो आता है इस्लामिक जो मदरसा बोलता है या फिर इस्लामिक जो इंस्टीट्यूशन है उधर से आता है। लेकिन ये सब अच्छे खासा यूनिवर्सिटी से, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे अच्छा फैमिली का बच्चा लोग था। ये कैसे हुआ है मालूम नहीं भैया। ये शायद कुछ चेंज हुआ है। क्या चेंज हो रहा है? क्या बदल रहा है बांग्लादेश में? ये सारे ढाका के प्राइवेट यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। इनके जैसे ही छात्र थे गुलशन इलाके में हमला करने वाले आतंकी। ढाका में अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी के आसपास घूमो तो आपको यहाँ भारत के किसी यूनिवर्सिटी जैसा ही माहौल दिखाई देगा। कोई बंदिश जैसी बात यहाँ नहीं दिखाई देती। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में यहाँ करीब 20,000 छात्र पढ़ते हैं। फिलहाल बांग्लादेश में इस बात पर चर्चा हो रही है कि छात्र आतंक की तरफ क्यों और कैसे आकर्षित हो गए। If they realize the real perception or view of Islam, they will not do that. And I think they don't know about the religion of Islam. इस छात्र ने तो कैमरे के सामने बोल दिया,
लेकिन बांग्लादेश के इतिहास में अब तक के सबसे बड़े आतंकी हमले से ढाका में खौफ का माहौल इतना है कि कैमरे के सामने बोलने से छात्र भी कतराते हैं। I have no idea about that because I enjoy my eat my home. ऐसा नहीं है कि ये खौफ, ये डर केवल छात्रों में है। बांग्लादेश में पिछले कुछ सालों से लगातार बुद्धिजीवी, प्रकाशक, ब्लॉगर और धर्मनिरपेक्ष लोगों की हत्याएं की जा रही हैं। पिछले 1.5 साल में ऐसे 11 लोगों को कट्टरपंथियों ने मौत के घाट उतारा है। यही नहीं, यहाँ हिंदू पंडितों पर भी लगातार हमले हो रहे हैं और हत्याएं की जा रही हैं। ढाका हमले के बाद तो लोग कैमरे के सामने बोलने से ऐसे कतराते हैं जैसे कोई खौफ उनके दिलो दिमाग पर छाया हुआ है। सबको अब डरे हुए हैं, क्या आइंदा क्या फिर ऐसा कुछ होगा कि गवर्नमेंट भी कुछ दिन पहले बोला है कि हो सकता है, इसलिए और भी डरे हुए हैं हम लोग। लेकिन गवर्नमेंट बहुत इनिशिएटिव लिया है इसके बारे में। लेकिन ये खौफ केवल बांग्लादेशी नागरिकों में नहीं है। 16 करोड़ की आबादी वाले बांग्लादेश में 90% मुस्लिम आबादी है तो करीब 10% हिंदू है, यानी हिंदू यहाँ अल्पसंख्यक है। आखिर इस माहौल में कैसे रहते हैं बांग्लादेश में हिंदू, क्योंकि यहाँ लगातार मंदिरों के पुजारियों पर हमले हो रहे हैं। ढाका में स्थित इस ढाकेश्वरी मंदिर को बांग्लादेश का राष्ट्रीय मंदिर कहा जाता है। यहाँ पर विदेशों से पर्यटक आते हैं माँ ढाकेश्वरी का दर्शन लेने के लिए। अब इसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है और कहते हैं कि इसी माँ ढाकेश्वरी की वजह से इस शहर का नाम पड़ा ढाका। ढाकेश्वरी मंदिर का निर्माण 12वीं सदी के राजा बल्लालेश्वर ने किया, ऐसा माना जाता है। कहते हैं कि बल्लालेश्वर को मां ढाकेश्वरी की मूर्ति मिली थी, जिसके बाद उसने इस मंदिर का निर्माण किया। इस मंदिर में मां ढाकेश्वरी की मूर्ति के अलावा भगवान शंकर की मूर्ति है और 4 शिवलिंग है। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि इस मंदिर का निर्माण 12वीं सदी के मुताबिक नहीं है। पंडितों पर हो रहे हमलों की वजह से इस मंदिर के पंडित भी खौफ में जी रहे हैं। हम लोग को तो घबरा गई, डर लग गई, तो सोचा है ये क्या होगा, हम लोग का क्या होगा, और दूसरे जो आदमी है क्या होगा, ऐसे चलने से क्या होगा। मतलब डर रहे जरूर इसका बंद होना चाहिए, ये काम जरूर बंद होना चाहिए। बहुत पुरुष को मार डाला। ढाका में हुए इस हमले के बाद ढाकेश्वरी मंदिर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। यहाँ हर आने जाने वाले की अब पुलिस जांच करती है। साथ ही यहाँ हथियारों से लैस पुलिस तैनात कर दिए गए हैं। लेकिन केवल मंदिरों के पुजारी नहीं, खौफ में तो यहाँ के बाकी हिंदू भी जी रहे हैं। Our Purohit or Brahman, they are killing, they are attacking our Mandir temple. It's not fair. Our government, they are telling that we are safe, but we are not feeling that. Because in recent occurrence right now, we think why we go outside. We feel afraid to go university, to go any shopping complex, because recently Dhaka attack, we know that about this was, they asked their surah, but we don't know, we are Hindu, you know that. So दीपक अपने माता पिता और 2 भाइयों के साथ पुराने ढाका में रहता है, लेकिन उसने यहाँ के हिंदुओं में जिस डर का जिक्र किया है, वो डर, वो खौफ यहाँ इतना है कि हिंदू परिवार भी कैमरे के सामने आने से कतराते हैं। ये बांग्लादेश की हकीकत है। लेकिन बांग्लादेश में कत्लेआम कौन कर रहा है और क्यों? इसके पीछे बांग्लादेश के 2 कट्टरपंथी संगठनों का नाम सामने आया है। यह है जमायत उल मुजाहिदीन और अंसारुल बांग्ला टीम। ये संगठन क्या है और इनके पीछे कौन है, इसके बारे में आपको विस्तार से आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि ढाका हमले के बाद बांग्लादेश में क्या बदल रहा है और किस पर पड़ रहा है इस हमले का असर। हमले में पहले असर पड़ा है टूरिज्म इंडस्ट्री में, क्योंकि आप सोचिए जिस दिन अटैक हुआ है
उसका अगला दिन से कैंसिल हो रहा सब टूर, क्योंकि हम लोग इनबाउंड टूर है, जो हम लोग का टूरिस्ट आता है सब बाहर से आता है और सब लोग टूर कैंसिल कर दिया। और स्पेशली हम करते हैं, मेरा इधर जो टूरिस्ट आता है मैक्सिमम आता है जापान से। तो आप जानते हैं कि जापान का बंदा भी उधर था, अटैक में मारे गए हैं। तो जापानीज पीपल दे आर वेरी एफरेज, वहाँ नहीं जाता है अभी। मोहम्मद वाहिद उल्लाह टूर ऑपरेटर है, सिल्वर टूर्स एंड ट्रैवल्स कंपनी चलाते हैं, लेकिन आजकल परेशान हैं। ढाका हमले के बाद इनके यहाँ जापान के पर्यटकों के 18 बुकिंग रद्द हो गए हैं। हर बुकिंग में करीब 15 से 20 पर्यटक आने वाले थे। यही नहीं, ब्रिटेन से आने वाले 100 लोगों ने भी इनके यहाँ बुकिंग रद्द किया है। इससे इनको करीब 60 लाख का नुकसान हो रहा है। ढाका में विदेशी लोग क्या देखने आते हैं, उसमें से एक है ये सदर घाट। दक्षिण ढाका में बूढ़ी गंगा नदी के किनारे बसा है सदर घाट। दुनिया में नदी किनारे बसे बड़े बंदरगाहों में से एक। यहाँ रोजाना 1.5 लाख यात्री इसका इस्तेमाल अलग अलग जगह जाने में करते हैं। यहाँ छोटी बड़ी करीब 300 बोट्स है, जिनका इस्तेमाल लोग रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं। इस नदी से उस तरफ जाने के लिए लोग नाव का इस्तेमाल करता है। ये बिल्कुल मुंबई की तरह है, जैसे मुंबई में लोग चर्च गेट की तरफ जाते हैं, दक्षिण मुंबई की तरफ काम के लिए जाते हैं और शाम को वापस आते हैं, वैसे ही यहाँ पर लोग इधर से काम के लिए इधर आते हैं और नाव का इस्तेमाल करते हैं और इन्हीं नाव का इस्तेमाल शाम को करते हैं। यानी कि यहाँ पर भी मुंबई जैसा ही पीक आवर होता है सुबह और शाम को, जब कई सारी नाव इधर जाती है और कई सारी नाव उधर से इधर आती है और कई सारे पर्यटक यही देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। लेकिन आजकल यहाँ पर्यटक नहीं दिख रहे हैं। यही नहीं, ढाका में आपको सबसे ज्यादा नजर आएंगी रिक्शा। इस शहर में करीब 5 लाख रिक्शा है, यानी आप सोच सकते हैं कि कितने लोगों की रोजी रोटी यहाँ रिक्शा पर चलती है। ढाका की एक और पहचान है, इसे रिक्शा की राजधानी कहा जाता है। आपको रास्ते पर आप जिधर नजर दौड़ाएंगे आपको बस रिक्शा ही रिक्शा नजर आएंगी, और खास तौर पर पुराने ढाका में। इसे देखने के लिए पर्यटक बड़ी मात्रा में यहाँ पर आते हैं। ढाका में हुए हमले में विदेशियों को निशाना बनाया गया, जिसकी वजह से विदेशी यहां आना रद्द कर रहे हैं। बांग्लादेश में करीब 350 टूर ऑपरेटर हैं। कहा जा रहा है कि कईयों को तो इस हमले की वजह से अपने धंधे बंद करने की नौबत आ सकती है। यही नहीं, इस हमले का सबसे बड़ा असर बांग्लादेश के रेडीमेड कपड़े के कारोबार पर हो सकता है, जिसके लिए बांग्लादेश जाना जाता है। बांग्लादेश से होने वाले एक्सपोर्ट में से करीब 80% एक्सपोर्ट तैयार कपड़ों का होता है। You see, we have started in 80s, early 80s, and then our first export was about $10,000 only. After that, today we reached $28 billion. In the process, government was given us a tremendous support. They have given cash incentive. पिछले साल बांग्लादेश से कुल $34 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ। इसमें से $28 बिलियन तो केवल तैयार कपड़ों का था, यानी करीब 80%। आप सोच सकते हैं कि तैयार कपड़ों का कारोबार बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था का कितना बड़ा हिस्सा है। आतंकी हमलों का असर इस कारोबार पर भी हो सकता है, जो बांग्लादेश के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं। Buyers Association yesterday took a press conference and they warned that maybe they will incur a loss 2.5 billion after the incident. यानी जाहिर सी बात है कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था के लिए आतंकी हमले बड़ा खतरा है। बांग्लादेश के कपड़ा कारोबार में कई भारतीय हैं, वो भी इन हमलों से सहमे हुए हैं। कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। जैसे भारतीय यहाँ कपड़ा कारोबार में हैं, वैसे ही बांग्लादेश भारत से सटा होने की वजह से यहाँ भारतीय चीजों का प्रभाव देखने को मिलता है।
ढाका में आप किसी टैक्सी में घूमो तो आपको यहाँ हिंदी फिल्मों के गाने सुनाई देंगे। यहाँ भारतीय टीवी चैनल भी दिखते हैं, इसलिए हिंदी फिल्में भी लोग देखते हैं। हमला करने वाले आतंकियों में से एक निब्रस भी बॉलीवुड अभिनेत्री श्रद्धा कपूर का फैन था, लेकिन इस नौजवान ने ढाका हमले में मौत का कहर ढा दिया और कई विदेशियों को मौत के घाट उतार दिया, बिल्कुल ISIS के आतंकियों की तर्ज पर। ISIS has conducted terrorist attacks in Brussels, in Paris, in Istanbul, and I see the attacks in Dhaka as a continuation or expansion of ISIS's, terrorist network. यानी साफ है कि जानकार मानते हैं कि ISIS बांग्लादेश में पैर पसार रहा है, लेकिन आखिर बांग्लादेश के जमायतुल मुजाहिदीन और अंसारुल बांग्ला टीम ये कौन से संगठन हैं जो बांग्लादेश में इस वक्त हिंदू पंडितों और धर्मनिरपेक्ष लोगों और ब्लॉगर्स का खून बहा रहे हैं? There are two major threats in Bangladesh right now: the Ansarullah Bangla team and the JMB. The ABT mostly targets the bloggers, so-called atheists, and then LGBT activists. But JMB is thought to be behind these, attacks on the minorities. And it's interesting that there is a similarity between the way the ISIS has targeted religious minorities. JMB यानी जमायत उल मुजाहिदीन, इस कट्टरपंथी संगठन की शुरुआत 1998 में अब्दुल रहमान ने की थी। यह संगठन ISIS की तरह बांग्लादेश में शरिया कानून लाना चाहता है। सिनेमा हॉल, गैर सरकारी संस्थाएं और धर्मनिरपेक्ष लोग इनके निशाने पर होते हैं। माना जाता है कि बांग्लादेश में हिंदू पंडितों की हत्या के पीछे यही संगठन है। इस संगठन पर आरोप है कि इसने बांग्लादेश में कई हत्याओं और धमाकों को अंजाम दिया है। माना जाता है कि इनके करीब 10,000 सदस्य बांग्लादेश में हो सकते हैं। 2005 में इनके 6 बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया गया और 2007 में 4 को फांसी पर चढ़ाया गया। खास बात यह है कि इस संगठन को पाकिस्तान के हाई कमीशन से फंडिंग मिलने का आरोप लगा और पाकिस्तान की एक राजनयिक फरीना अरशद को इस आरोप के चलते बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। बांग्लादेश सरकार ने इस संगठन पर 2005 में पाबंदी लगा दी। दूसरा संगठन है ABT यानी अंसारुल बांग्ला टीम। इस संगठन पर आरोप है कि 2013 से 2015 तक इसने ब्लॉगर्स, लेखक, प्रकाशक की हत्याओं को अंजाम दिया, जिसमें अहमद राजीव हैदर, आसिफ मोहिउद्दीन, अभिजीत रॉय, अनंता विजय दास, प्रोफेसर AK शफीउल इस्लाम की हत्या शामिल है। इनके कई सदस्य इन हत्याओं के आरोप में गिरफ्तार भी हुए हैं। ये संगठन अल कायदा से प्रेरित है और 2007 से बांग्लादेश में सक्रिय है। बांग्लादेश की जमाते इस्लामी पार्टी के छात्र संगठन इस्लामी छात्र शिविर से इसके संबंध होने के आरोप भी लगे हैं। इस संगठन पर मई 2015 को बांग्लादेश सरकार ने पाबंदी लगा दी। लेकिन बांग्लादेश में इस बढ़ते आतंकवाद और ISIS के बढ़ते प्रभाव का विरोध भी हो रहा है। बांग्लादेश में आतंकवाद के खिलाफ, मिलिटेंसी के खिलाफ आवाज भी उठ रही है। गौरव जागरण मंच का ये प्रोटेस्ट देखिए, इसमें कई सारे स्टूडेंट भी शामिल है, कई सारे लोग शामिल है और ये प्रोटेस्ट है आतंक के खिलाफ। In 1971, we give huge blood for my country. Our dream will a golden Bangla make our people. But now we go back the darkness. We want to move forward. जाहिर सी बात है कि बांग्लादेश उबल रहा है और इसका अस्थिर हो जाना भारत के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। गुलशन इलाके में हुए इस आतंकवादी हमले से बांग्लादेश हिल गया है, लेकिन बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार आतंकवाद से निपटने के लिए सख्त है। लोग भी डरे हुए हैं और वो आतंकवाद के समर्थन में खड़े नहीं है। कैमरामैन संजीव कापड़ी के साथ उमेश कुमावत, ABP न्यूज़, ढाका, बांग्लादेश।